बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तो बेटे, मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद काशिफ गुराया। तो हम 9th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपसे मुखातिब होने जा रहे हैं। तो आपसे मुल्तमस हूं कि टॉपिक को लास्ट तक सुनिए ज़रूर। इससे सिर्फ एक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, बल्कि आगे एक और कंसेप्ट भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखी। तो इससे ज़रूर पूरा फ़ायदा उठाइएगा। तो टॉपिक है जी, एलिमेंट्स क्या हैं और उनकी क्लासिफिकेशंस के ऊपर नोट लिखें। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो एलिमेंट्स क्या हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो हम शुरू किया है पढ़ना मैटर को। तो मैटर के बारे में हमने बात कही है कि कोई भी चीज़, जो ये रिकॉल बात कर रहा हूं, जो कुछ वजन रखती है और कुछ जगह घेरती है, कुछ स्पेस ऑक्युपाई करती है, उसको मैटर कहते हैं। इसमें दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज़ ही शामिल है, चाहे कोई लिक्विड है, चाहे कोई गैस है, या चाहे कोई सॉलिड है। तो फिर मैटर की आगे क्लासिफिकेशन में कहा था कि मैटर अगर प्योर फॉर्म में होगा तो वो सब्सटेंस कहलाएगा। से इफ यू हैव अ कप ऑफ वाटर, तो उस यानी इस कप में क्या मौजूद है, प्योर वाटर है, तो वो वाटर एक सब्सटेंस है। तो अगर आपके पास प्योर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी एक क्या है, सब्सटेंस है। अगर प्योर ऑक्सीजन है तो वो भी एक क्या है, सब्सटेंस है। तो मैटर अपनी प्योर फॉर्म में सब्सटेंस कहलाएगा। और फिर आगे बात कही थी कि सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट भी हो सकते हैं और सब्सटेंस जो है वो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करने लगे हैं एलिमेंट्स किस तरह के सब्सटेंसेस को कहा जाता है। तो ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पीस ऑफ प्योर मैटर जिसको सब्सटेंस कहते हैं, विच इज मेड अप ऑफ सेम एटम्स। बहुत सिंपल सी बात है, जो सेम एटम से मिलकर बना हो, तो ऐसा सब्सटेंस, ऐसा प्योर मैटर क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। यहां बात मुकम्मल हो जाती है, लेकिन इसके बाद मजीद 2 बातें आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई हैं, मैं उसके ऊपर भी बात कर देता हूं। जैसे कि इस लाइन के मुताबिक डेफिनेशन देखें, तो इफ वी हैव अ प्योर हाइड्रोजन तो इट इज अ सब्सटेंस, और एज इट इज मेड अप ऑफ सेम एटम, इसमें 2 एटम है और दोनों ही हाइड्रोजन के हैं, तो लिहाजा इट इज एन एलिमेंट। आप इसको देख लें। तो इफ वी हैव अ प्योर ऑक्सीजन, तो प्योर ऑक्सीजन इज अ सब्सटेंस, एंड एज इट इज मेड अप ऑफ क्या भी सेम एटम, तो हेंस इट इज एन एलिमेंट। यहां पर तो एटम ही एक एक है, हीलियम के एक यूनिट में भी एक ही एटम है, सोडियम के यूनिट में भी एक एटम है, और यहां पर भी एक ही एटम है, तो इसमें तो वो कंफ्यूजन ही नहीं है। दूसरी लाइन यहां पर यह है कि जो 2 सेम एटम्स या 2 से ज्यादा सेम एटम होंगे, उनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे। तो बेटे, इसमें तो कोई दूसरी कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। जब एटॉमिक नंबर चेंज होता है तो डेफिनेटली एटम या एलिमेंट चेंज हो जाता है। तो अगर सेम एटम है तो गोया अंडरस्टूड है कि उनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे। फिर अगर आप इनको डीकंपोज कर लेते हो, ये भी एक बात लिखी हुई है, अगर आप इसको डीकंपोज, कंपोज का मतलब होता है बनाना, डीकंपोज मीन उसको तोड़ना, तो आप इसको डीकंपोज कर लेते हो तो फिर भी आपको हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ही हासिल होंगे, आपको अदर और सिंपल मजीद और तरह के सब्सटेंसेस हासिल नहीं होंगे। तो ये 3 बातें हैं, मेरे ख्याल में बहुत काफी हैं इस बात को समझाने के लिए कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ये बात अगर मुकम्मल हो गई तो इसके बाद हम बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो मेटल को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। एक है सम मेटल्स आर मेटल, सम आर नॉन मेटल्स एंड सम आर मेटलाइड्स। तो एक इनकी, क्योंकि ये असल में जो आर्टिकल है वो है आइडेंटिफिकेशन का, कि आपके लेवल पर आप आइडेंटिफाई कर सकें कि जो दिया गया एलिमेंट है वो मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलाइड्स है। तो आपने इसका कंसेप्ट भी इसी लिहाज से क्लियर करना है कि आप इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इसके 2 करैक्टर डिस्कस किए गए हैं यहां पर, और कुछ डिस्कस नहीं किया गया। एक करैक्टर फिजिकल करैक्टर है और एक केमिकल करैक्टर। फिजिकल करैक्टर तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि फिजिकल करैक्टर में लिखा है मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। यहां पर ये बात कंडक्टर जो है, इसका मतलब क्या होता है, कंडक्शन का मतलब होता है पास कर जाना। पास कर जाने से क्या मुराद है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये पॉइंटर है, तो आप इसके एक एंड को, या हम एग्जैक्ट एग्जांपल देते हैं कि अगर आपके पास एक स्पून है जिससे आप राइस बिरयानी वगैरह खाते हो, तो अगर आप उसको बेध्यानी में उस स्पून को आप बर्नर के उसके एक एंड को बर्नर के ऊपर रख देते हो और दूसरा एंड बर्नर से दूर होता है, तो 1 2 3 4 सेकंड के बाद जो एंड बर्नर से दूर होता है, आप उस एंड को भी छुओगे तो हीट इस एंड से इस एंड तक पास कर चुकी होगी, ट्रैवल कर चुकी होगी, कंडक्ट कर चुकी होगी। तो लिहाजा
वो जो स्पून है वो किस तरह के मेटल यानी एलिमेंट का बना हुआ है जिसमें से हीट पास कर जाए, हीट कंडक्ट कर जाए। तो ऐसे तमाम एलिमेंट जिसमें से हीट पास कर जाए, हीट कंडक्ट हो जाए, उनको क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। लिहाजा आपका स्पून किस तरह के एलिमेंट्स का बना हुआ है? मेटल्स का बना हुआ है। दूसरा करैक्टर ये लिखा है, ये इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के जो कंडक्टर होते हैं, इससे क्या मुराद लीजिएगा कि आपने देखा है कि ग्रिड स्टेशन से हमारे ऑफिसेज और जो हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वो किस तरह के मटेरियल में से पास होकर आती है, कंडक्ट होकर आती है। तो वो केबल्स जो पोल्स के ऊपर वापडा वालों ने लगाई है, तो उन केबल में से पास होकर आती है, उन केबल में से कंडक्ट होकर आती है। तो लिहाजा अगर कोई पूछे कि वो केबल किस तरह के एलिमेंट्स के बने हुए हैं, तो चूंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं, तो हम कहेंगे कि वो मेटल्स के बने हुए हैं। तो लिहाजा आप जो मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर दे या जिसके एक एंड से दूसरे एंड तक हीट पास कर दे, तो सिंपल आइडेंटिफिकेशन है कि वो मेटल्स होते हैं। और जो नॉन कंडक्टर होते हैं, किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मैंने डॉट डॉट से मुराद यही है कि यहां पर आपने सेम लिखना है। जो नॉन कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, उनको क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी बेयर वायर को छूना हो, तो मैं ग्लव्स पहन लेता हूं। वो ग्लव्स किसके होते हैं? प्लास्टिक के। तो फिर वो करंट मेरी बॉडी तक नहीं पहुंच पाता, ट्रांसफर मेरी बॉडी तक नहीं हो पाता। लिहाजा वो प्लास्टिक के ग्लव्स में से करंट कंडक्ट नहीं हो पाता। तो अगर आपसे को पूछे कि वो जो प्लास्टिक लाइक मटेरियल है जिसके ग्लव्स बने हुए हैं, वो किस तरह के एलिमेंट्स के हैं, तो आप आंखें बंद करके कह दोगे कि वो नॉन मेटल्स के। अगर इस पॉइंटर को बेध्यानी में हम बर्नर के ऊपर रख दें, तो एक एंड रख दें, तो ये पिघल जरूर जाएगा, लेकिन दूसरा एंड गर्म नहीं होगा। लिहाजा ये पॉइंटर जो है, ये किस तरह के मेटल का एलिमेंट्स का बना हुआ है? ये नॉन मेटल्स का बना हुआ है, चूंकि इसमें से हीट एक एंड से दूसरे एंड तक कंडक्ट नहीं होती। मेटलाइट्स के बारे में लिखा है कि ये दोनों की प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज ये रखते हैं मेटल्स की और कुछ प्रॉपर्टीज ये रखते हैं नॉन मेटल्स की। यानी अगर कंडक्शन के लिहाज से देखा जाए, तो इसको हाफ कंडक्टर मेटलाइट्स को आमतौर पर कहा जाता है कि ये बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं होते जैसे कि मेटल्स होते हैं, और ये नॉन कंडक्टर भी नहीं होते जैसे कि नॉन मेटल्स होते हैं। रेडियो के ट्रांजिस्टर्स वगैरह जिससे हम फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं, वो मेटलाइट्स के बने होते हैं। तो दूसरा इसका आइडेंटिफिकेशन का करैक्टर है, वो ये है कि ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने का ट्रेंड रखते शो करते हैं। ये अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जिसके नतीजे में ये पॉजिटिव आयन बनाने का ट्रेंड दिखाते हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं, ये अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को गेन करने का रुझान दिखाते हैं, जिसकी वजह से ये नेगेटिव आयंस बनाते हैं। ये इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, आयोडीन वगैरह। तो ये हो गया जी ऑल अबाउट क्या? मेटल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। लेकिन यहां से दो तीन सवाल जन्म लिए हैं। अब ये जो वीडियो का अब वाला हिस्सा है, ये इन सारी बातों का आगे जो बंदा जो है वो शौक रखता है या उसकी कुछ क्रिटिकल अप्रोच रखता है, कंसेप्ट क्लियर करना चाहता, तो अब वो वीडियो लास्ट तक जरूर देखे। यहां पर ये भी क्वेश्चन है कि पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट्स कहां पर पड़े हुए हैं। तो जो पहला लेक्चर हमने फर्स्ट चैप्टर को शुरू होने से पहले 4 लेक्चर्स आपको दिए हैं, जिसमें आपसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप पीरियोडिक टेबल को जरूर पहचानें। तो उसमें एक लेक्चर मौजूद है किसका? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स का। तो वो आप उसको लेक्चर देखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि पहले दूसरे ग्रुप में इस तमाम में क्या है? मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये नॉन मेटल है। तो उस लेक्चर को आप देखेंगे तो आपको मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स ये समझ आ जाएंगे। और फिर आपको कोई भी एग्जांपल देकर पूछेगा कि आप बताएं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है या मेटलाइट है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो वो लेक्चर रिवाइज करके जरूर देखें। नेक्स्ट जो टेक्निकल एक आर्टिकल है, वो ये है कि वो कौन से एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, विच वन और वाई। कौन से एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और क्यों लूज करते हैं। एंड वाइस वर्सा से मुराद ये है कि विच वन यानी कौन से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और क्यों गेन करते हैं। ये जिसने आर्टिकल समझ लिया उसका ये प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा। और आगे चलकर एक आइन का आर्टिकल आ रहा बहुत अहम, वो ऑटोमेटिकली 90% आपको समझ आ जाएगा। असल में मेरा बेटा यूनिवर्स में कोई भी स्पीशी पाई जाती है, जैसे मैं और आप हैं, तो इन तमाम स्पीशीज का कोई फूल है, कोई कांटा है, कोई चिरिंद है, कोई परिंद है, तो उनका अल्टीमेट गोल होता है कि वो अपनी स्टेबिलिटी, अपने इस्तेहकाम में क्या भी इजाफा करना चाहते हैं। जैसे कि फूल के गिर्द कांटा क्यों है? क्योंकि फूल कोई नहीं चाहता कि उसको कोई तोड़ ले। छुई मुई का एक पौधा है, हम उसको क्या कहते हैं? टच करते हैं, तो वैसे हमें रिएक्ट करता है कि आई एम डेड नो,
वो असल में दर हकीकत हमें पागल बना रहा होता है कि सामने वाला समझे कि मैं डेड हो चुका हूं, तो अब वो मुझे जमीन से उखाड़े ना। गिरगिट अपना रंग क्यों बदल लेता है? क्योंकि वो नहीं चाहता कोई शिकारी वो कहां बैठा उसको ढूंढ ले और उसका शिकार कर ले। हम सुबह से लगकर शाम तक जो मेहनत करते हैं, हम भी जो मेहनत करके आप तक पहुंचा रहे हैं, इसके पीछे भी अल्टीमेट गोल क्या है? यकीनन ये है कि आई वांट टू मैक्सिमाइज माय स्टेबिलिटी। आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपका ख्याल है कि अगर हम अच्छा पढ़ जाएंगे तो हम मुस्तकबिल में स्टेबल हो जाएंगे, हम अपनी स्टेबिलिटी में इजाफा कर लेंगे। अब जब स्टेबिलिटी में कोई स्पीशी भी इजाफा करना चाहती है तो वो किसी कानून और कायदे के तहत ही हो सकता है। जैसे कि हमारा कानून और कायदा इंसानों का क्या कहता है कि अगर जितने हमें रुपयों की जरूरत है, हमें वो रुपीस मिल जाए, हमें मालो जर मिल जाए, हमें घर मिल जाए, हमें अच्छी गाड़ी मिल जाए, हमें ताकत मिल जाए, हमें जो जरूरी चीजें हैं अगर वो हमें बाहम मुयसर हो जाए, तो वी फील दैट नाउ वी आर स्टेबल। लेकिन अगर हमारे पास रहने के लिए जो घर है वो नहीं है, वो हमारी जरूरत है, तो वी फील दैट वी आर नॉट स्टेबल। तो रूल्स होते हैं स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो वो रूल्स, दो एलिमेंट्स जिनकी बात करते हैं, तो वो दो रूल को फॉलो करते हैं अपनी स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए। वो दो रूल क्या है? उनमें एक रूल डुप्लेट रूल है और एक ऑक्टेट रूल है। डुप्लेट रूल ये कहता है कि एलिमेंट अपने वैलेंस शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहते हैं। एलिमेंट अपने वैलेंस शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहते हैं। इस रूल के मुताबिक सिर्फ बिहेव करता है हाइड्रोजन, हीलियम और क्या भी लिथियम। ये 3 एलिमेंट हैं जो इस रूल्स के मुताबिक अपना बिहेव शो करते हैं। वो क्यों, वो भी आगे समझ आ जाती है। ऑक्टेट रूल दूसरा रूल है जिससे ये अपनी मैक्सिमाइज करते हैं अपनी स्टेबिलिटी को। तो ये रूल कहता है कि एलिमेंट्स अपने वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहते हैं। तो ये 2 रूल्स के मुताबिक वो इलेक्ट्रॉन को 2 पूरा करने के लिए या इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं, 8 पूरे करने के लिए या इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं। इन 2 रूल्स की इन्हिसार किस पर है? बोलो कि अभी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर होता है। कॉन्फ़िगरेशन का लफ्जी मतलब होता है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की तकसीम। अगर ये रफ सा स्ट्रक्चर बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एटम के मॉडल का देखा जाए, जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं जिसके ऊपर नो चार्ज, जीरो चार्ज होता है। तो इनके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर स्पिन करते हैं। इन सर्कुलर पाथ को शेल्स या ऑर्बिट्स कहते हैं। ये पहला शेल है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें 2 हो सकते हैं। ये दूसरा शेल है जिसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। इसी तरह आगे शेल बढ़ते जाते हैं। अब अगर एलिमेंट्स की जो है वो कुछ एग्जांपल रख दूं ये आपके सामने, जैसे यहां पर एग्जांपल मैंने पहले सोडियम रखी थी। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, लिखा कहां जाता है, इसको भी देखने के लिए जो चैप्टर के आगाज से पहले एक वीडियो पड़ी हुई है, पूरा लेक्चर है एटॉमिक नंबर और मास नंबर का, उसको देखें तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर को यहां लिखा जाता है, और अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो मीन दैट कि इसमें न्यूट्रल होने की वजह से, इस बात को भी समझने के लिए वो वीडियो जरूर देखें। ये न्यूट्रल होने की वजह से इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, जिनकी तकसीम, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे होती है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आ ही 2 सकते हैं। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उसमें अकोमोडेट ही 8 हो सकते हैं। और फिर 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो वो नेक्स्ट आ गया। ये इसकी इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की। जो एफ है, फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास गोया कितने होते हैं? 9, जिनकी तकसीम, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन इन द अवेलेबल शेल कैसी होती है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम हो ही 2 सकते हैं, और बाकी कितने बचे? 7, तो दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब इस रूल को दोबारा नजर में रखें तो ये एलिमेंट चाहते हैं कि अपने वैलेंस शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हासिल कर लें? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ये वैलेंस शेल कहते हैं बाहर वाला शेल। ये इसका बाहर वाला शेल है और ये इसका बाहर वाला शेल है इस स्टेट में। पहले इसको देखें, ये आसान है समझना। तो इस केस में 7 इलेक्ट्रॉन एफ के वैलेंस शेल में मौजूद हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए ये एक ट्रेंड रखता है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो फिर इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो जाते हैं? बोलो क्या भाई, दूसरे लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 10 जमा हो जाते हैं।
इस वजह से ये एलिमेंट जो है F ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्योंकि गेन करने के बाद इसका ऑक्टेट या ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये स्टेबल होता है। अब इस एग्जांपल को देखें तो अगर इसने इस शेल को मुकम्मल करना है तो फिर इसको 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से किसी दूसरे से लेने पड़ेंगे, जो कि आसानी से नहीं मिलेंगे। तो फिर इसका आसान काम यह है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये भी इस तरह के किसी जरूरतमंद को दूसरे को दे दे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे एक, तो फिर इसका वैलेंस शेल ये वाला बन कहलाने लग जाएगा, क्योंकि फिर ये बाहर वाला ये शेल होगा और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो लिहाजा ये ट्रेंड शो करेगा इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, और लूज करने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 और बोलो कि अभी 8 हो जाएगी, जिसके नतीजे में मैंने लिखा है कि ये पॉजिटिव आयन में बदल जाएगा और ये नेगेटिव आयन में बदल जाएगा। लास्ट मिनट की बात है कि ये पॉजिटिव आयन में क्यों बदलेगा और ये नेगेटिव आयन में क्यों बदलेगा, उसके लिए ये मैथमेटिक्स देख लें कि कौन सा आयन रिजल्टेंटली बनेगा। उसके बारे में 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, ये कवर्ड होते हैं, ये सेव होते हैं, इनके अंदर से जाकर निकालना प्रोटॉन या दाखिल करना आसान नहीं होता। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन वैसे भी फिक्स होते हैं किसी एलिमेंट के नॉर्मली, जब तक उसका न्यूक्लियस फिजन नहीं होता, यानी न्यूक्लियस प्रोसेस नहीं होता। नॉर्मल हालात में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को प्लस माइनस करना आसान नहीं होता, मुमकिन नहीं होता। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन फिक्स होते हैं। तो अगर कोई एटम ऐसा है मिसाल के तौर पर जिसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं बताइएगा, 4 प्रोटॉन हैं और उसके वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज आएगा 0, ये पार्टिकल कहलाएगा न्यूट्रल। लेकिन अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन यहां कम कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, लूज इस एलिमेंट ने कर दिया, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है, लिहाजा ये वाला पॉजिटिव अब कैंसिल नहीं होगा और ये उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज की फॉर्म में जाहिर हो जाएगा, जैसे कि सोडियम के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में, यानी इसके नतीजे में सोडियम पॉजिटिव आयन बन जाएगा। लास्ट पर अगर कोई एटम ऐसा है जिसमें फॉर एग्जांपल प्रोटॉन अगेन 4 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया है, ये गेन का आर्टिकल है, ये लूज का आर्टिकल है। तो देखो एक इसको कैंसिल, इसको कैंसिल, इसको कैंसिल और इसको कैंसिल। अब ये नेगेटिव जो है वो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें गेन हुआ है, ऐड हुआ है। तो लिहाजा ये पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, जैसे कि F के ऊपर इलेक्ट्रॉन चूंकि गेन हुआ था तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको आयंस को समझने में भी भरपूर मदद करेगा। 90% आयन और उनकी फॉर्मेशन आपको समझ आ जाएगी। आई होप दैट ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। इससे भरपूर फायदा उठाइए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ लॉट मोर।